हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीतिक से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राम मंदिर और ईवीएम का मुद्दा छेड़कर सुर्खियां बटोरी। पहले उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या राम मंदिर की असली मुद्दा है, और फिर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर ईवीएम को सही नहीं किया गया तो भाजपा 400 से अधिक सीटें भी जीत सकती है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सूचना क्रांति के अग्रदूत माने जाने वाले सैम पित्रोदा, जिनका नाम चुनावी मौसम में अक्सर सुनाई देने लगता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गैर कानूनी संगठन ISIS को इशारे पर देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित एक मामले में 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 6 आरोपियों के जुलाई में ISIS मॉडल मामले में NIA द्वारा महाराष्ट्र में कई छापों के दौरान पकड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करेंगे और इस दौरान वहां के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। नई अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बृहस्पतिवार को अयोध्या दौरा खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि आदित्यनाथ का यहां पहुंचने के बाद पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का कार्यक्रम था। उसके बाद उन्हें रामलला के दर्शन के लिए जाना था और फिर राम मंदिर के निर्माण कार्य का निरीक्षण करना था। जनता दल के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मीडिया द्वारा एक विमर्श खड़ा किया जा रहा। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों के बीच सिंह ने कहा कि यह बैठक नियमित है और उनकी पार्टी एकजुट है। भारत सरकार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA और असम के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। इसके मकसद असम में 10 को पुराने उग्रवाद को खत्म करना है। भारत सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। कारण उल्फा पिछले कई सालों से उत्तर पूर्व में सशस्त्र सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष कर रहा था। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के PM कैंडिडेट के रूप में नाम बढ़ाने से खफा हुए नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई हुई और इस बैठक के बुलाए जाने के बाद से अटकलें लग रही कि नीतीश कुमार फिर कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर NDA का गठबंधन थाम सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस तेलंगाना में चुनावी बाजी जीतकर सरकार बनाने में जरूर सफल रही, लेकिन वह दक्षिण भारत का राज्य है। हिंदी बेल्ट में करारी हार से कांग्रेस बैकफुट पर है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनावी चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर 28 विपक्षी पार्टियां आई। एक और जहां बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियां इंडिया के नाम पर एक साथ आने की जुगत में लगी हुई, वहीं पश्चिम बंगाल में 2 विरोधी पार्टियां बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने एक साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस को झटका दिया। यह हैरान करने वाला सियासी घटनाक्रम बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्वी मिदनापुर में हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्वी मिदनापुर में समन्वय समिति के चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी एक साथ आए और तृणमूल कांग्रेस को हरा दिया। हालांकि दोनों की दलों की तरफ से कोई आधिकारिक या घोषित गठबंधन नहीं है। दिल्ली के लुटियन जोन में बने सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के विरोध में दानिश अली ने पत्र लिखा। हेरिटेज कन्वर्सेशन कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा गया है कि तकनीकी के युग में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं और इसके लिए मस्जिद को हटाना अंतिम विकल्प नहीं है। भारत ने G20 समूह देशों से पेलोड उपकरण के जरिए उसके प्रस्तावित G20 उपग्रह में योगदान करने के लिए आग्रह किया। इसकी जानकारी इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को दी। बता दें, अगले 2 वर्षों में G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। एस सोमनाथ ने कहा, भारत वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, आर्द्रता परिवर्तन, वर्षा, महासागर, मिट्टी की नमी, विकिरण बजट जैसे कई मापदंडों को मापकर इस क्षेत्र में सहयोग करना चाहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हैदराबाद का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान वे भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचे। उसके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी थे। वह भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए तेलंगाना आए हैं। इस बैठक में अमित शाह तेलंगाना के भाजपा नेताओं के सामने आगामी लोकसभा चुनाव का रोडमैप पेश करने के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगे। हालिया विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का यह पहला तेलंगाना दौरा है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में एंट्री ले ली है। 37 साल के रायडू जगन मोहन रेड्डी के पार्टी में शामिल हो गए। संन्यास लेने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर गुरुवार को आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हो गए। वह पार्टी यहां पे युवजन श्रमिक रायडू कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में शामिल हुए। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने यूपी में इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस बार भी यहां जिसके लिए बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोटर के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं को साधने का भी तैयारी कर ली। इसी कड़ी में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए प्लान तैयार किया है। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कार्यालय को एक पत्र लिखकर सुनहरी मस्जिद को हटाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद हटाने के प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ओवैसी ने अपने पत्र में लिखा, मैं आपको सुनहरी मस्जिद बाग स्थित सुनहरी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए लिख रहा हूँ कि पहले यह नोट किया जा चुका है कि उक्त मस्जिद नई दिल्ली और एनडीएमसी की स्थापना से पहले की और इसे नए शहर की योजना बनाते समय जानबूझकर शामिल किया गया था। देश में होने वाली लोकसभा चुनाव की तैयारी और अपने अभियान का आगाज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को बड़ी रैली है तैयार हैं हम महाराष्ट्र के नागपुर में की। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। दरअसल इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस नागपुर रैली से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा रही। इस रैली के लिए कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस खास दिन भी चुना। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद अब कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने गहलोत सरकार की कुछ योजना को बंद किया। इस बीच राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान चल रही 1 दर्जन योजना का नाम बदलाव होने की सियासी चर्चाएं हो रही। तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल इन योजनाओं के नाम में बदलाव कर सकते हैं। हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने कई योजनाओं के स्वरूप में बदलाव भी किया है। यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की भजनलाल सरकार भी गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन पर उतर आई है। भजनलाल सरकार ने गैंगस्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जयपुर में सुखदेव सिंह गेगामेड़ी हत्याकांड के आरोप शूटर रोहित राठौर के ठिकानों पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। नागौर जिले के मकराना के पास जूसरी गांव के रहने वाले रोहित राठौर का जयपुर के खातीपुरा इलाके में मकान है। फिजिकल मार्केट में आज सोने के भाव में 100 रुपये और मजबूत हो गए हैं। वहीं चांदी के भाव में 300 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट में सराफा की कीमत में जोरदार तेजी देखी गई है। ग्लोबल मार्केट में सोना $21.63 के बढ़त के साथ $2087.56 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी $0.23 की मजबूती के साथ $24.43 प्रति औंस पर रहा। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में किसान सम्मान निधि योजना से किसानों का मोह भंग होता दिख रहा है। डूंगरपुर जिले में सम्मान निधि योजना में लैंड सीडिंग करवा चुके 1,69,000 किसानों में से 38,287 किसान ऐसे जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई। इधर केवाईसी के अभाव में किसानों की योजना की किस्त अटक सकती है। वहीं प्रशासन ने किसानों से केवाईसी करवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों की केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। पिछले कुछ महीनों में वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे कोरोना के मामले स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है। भारत में भी नए वेरिएंट JN1 के कारण जोखिम बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। गोवा, कर्नाटक और केरल में संक्रमण के बस सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में भी इस नए वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि की गई है। नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अब तक पूर्व अध्ययन में पाया गया है कि इसके कारण भी ज्यादातर लोगों में हल्के मध्यम स्तर के लक्षण देखे जा रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पश्चिमी विक्षोभ के विषय पर जानकारी दी जिसका कानपुर मंडल और आसपास के जिलों पर भी इसका असर पड़ेगा। आसपास का क्षेत्र घने कोहरे की चपेट में रहेगा जिसका असर 2-3 दिनों तक दिखाई पड़ेगा। नए साल में बारिश होने की संभावना है। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि हिमालय पर्वत पर ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जिसका असर मैदानी भागों पर भी दिखेगा। 2 और 3 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। कोहरे को उन्होंने अवांछित मेहमानों बताया है। नए साल के जश्न के लिए तैयार हो जाइए। खुद प्रधानमंत्री मोदी नए साल से ठीक पहले बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी कटौती होने जा रहा है। 2024 के पहले तिमाही में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कटौती होने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर 8 रुपये प्रति लीटर तक भाव कम हो सकते हैं। इसका ऐलान कैलेंडर वर्ष खत्म होने से पहले किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल 8 से 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के लिए प्रस्ताव तैयार किया। इस पर प्रधानमंत्री की मंजूरी बाकी है। गुरुवार देर रात तक इस पर फैसला भी हो सकता है।
खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा खबर के अनुसार राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सेवा में इस वर्ष भारी बढ़ोतरी देखी गई। इसकी पुष्टि 2023 के पहले 11 महीनों में 28 करोड़ से अधिक खाद्यान्न लेन देन से होती है। पोर्टेबिलिटी की सुविधा के तहत लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना, जिसे अगस्त 2019 में 4 राज्यों में शुरू किया गया था, अब पूरे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब लाभार्थी, खासकर प्रवासी नागरिक को सहायता प्रदान करना था। इस सुविधा से उन्हें देश भर की किसी भी EPOS सक्षम राशन दुकानों से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक या पोर्टेबिलिटी के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिले। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।